हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम बात कर रहे थे डायनेमिक बुक शुरू की थी हमने, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, गति विज्ञान। ठीक है, तो हमने उसकी यूनिट 3 शुरू की थी और इसमें चैप्टर हमने पहला शुरू किया था जिसका नाम था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेग एवं त्वरण। तो वेग एवं त्वरण निकालने के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसमें हमने सिलेबस पर थोड़ी चर्चा की थी और फिर हमने बेसिक जो भी वेग एवं त्वरण के फॉर्मूले थे वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आगे जो भी एग्जाम्पल हमारे पास दे रखे हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी बुक में दे रखा है, यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा t सेकेंड में चली दूरी x इजिकल टू 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6 मीटर हो तो सिद्ध ज्ञात कीजिए कि उसका त्वरण शून्य कब होगा और उस समय उसका वेग क्या होगा। त्वरण शून्य कब होगा, वो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण शून्य कब होगा तो हमको एक तो समय निकालना और उस समय पर हमको वेग निकालना। ठीक है, दो बातें हमको निकालनी है, समय और वेग। तो क्या दे रखा हमारे पास, इक्वेशन दे रखा, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप समझना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। मान लो ये हमारे पास कोई ही क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, ये हमारा निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु कुछ भी कहो वो मान लिया। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु मान लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है हमारे पास, यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा t सेकेंड में चली दूरी, t सेकेंड में मतलब ये कण यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है और मैं मान लेता हूँ t समय पश्चात इस कण की स्थिति बिंदु P मान लेता हूँ। ठीक है, t समय चलने के बाद इसकी दूरी, इसका समय क्या है, मैं कण की स्थिति बिंदु P मान लेता हूँ और दूरी जो इसने चली वो मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है, तो x इजिकल टू मतलब ये कह रहा है कि निश्चित बिंदु O से कोई कण चलना प्रारंभ करता है और t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P है और इसकी दूरी क्या है, x है। जो x दूरी इसने तय की वो हमको दे रखा है। x जो है, x की इक्वेशन हमको दे रखी है, मतलब जो दूरी इसने तय की इस कण ने वो हमको दे रखा है और हमको निकालना क्या, त्वरण शून्य कब होगा और उस समय वेग क्या होगा। तो हमको टाइम और वेग दो चीजें निकालने। ठीक है, तो हमको x इजिकल टू दे रखा है 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6। इक्वेशन इसको फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, ये हमको दे रखा है और त्वरण शून्य मतलब f इजिकल टू 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो d2x अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू 0, और भी लिख सकते हो v dv अपॉन dx, या और फिर लिख सकते हो आप dv अपॉन dt। ठीक है, सभी का मतलब एक ही है, त्वरण ही है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, हमको ये त्वरण का मान जब शून्य हो तब हमको एक तो समय निकालना और उस समय पर वेग निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का हमको सबसे पहले तो क्या वेग निकालना है, वेग भी निकालना है। तो वेग की इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखो, इसका समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, t³ का अवकलन आ जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर। ये अवकलन करते आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला वैसे आपको पता ही होगा, 12th क्लास में आप अवकलन और समाकलन अच्छे से पढ़ के ही आए होंगे और फिर फर्स्ट ईयर में भी आपने अवकलन समीकरण की बुक जो फर्स्ट है वो आपने पढ़ी है, उसमें समाकलन और अवकलन ही आता। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये होगा d अपॉन डी एक्स की पावर n, इसका हो जाएगा n x n माइनस 1, यह फॉर्मूला होता है इसका अवकलन का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3t स्क्वायर माइनस 9 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 12 इंटू टी का 1 प्लस 6, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। फाइनल हमारे पास dx अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि dx अपॉन dt को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ठीक है, dx अपॉन dt, यहाँ से हमारे पास वेग की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 6t स्क्वायर, सॉरी ये 18 आएगा। ठीक है, 6 ही आएगा। ठीक है, 2 3 6, 6t स्क्वायर माइनस
18t प्लस 12, ये तो 0 था हमारे पास, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। इसका पुनः अवकलन कर लो, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष ही पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो d2x dt स्क्वायर, इसका अवकलन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा हमारे पास, d2x अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6t स्क्वायर का 2t माइनस 18 t का 1 और 12 वो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। यहाँ से फाइनल हमारे पास आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसको हमें क्या लिख सकते हैं, त्वरण। f से हम रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण को a से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो f या d2x दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 12t माइनस 18, अब क्या है, ये 8 है, ठीक है। अब क्या हमारे पास जब त्वरण का मान 0 हो जाता तब हमको समय निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, हमको समय निकालना है तो यहाँ मैं इसकी जगह 0 रख दूंगा तो हमारे पास समय आ जाएगा, ठीक है। 0 क्यों रखेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि त्वरण का मान जब 0 हो जाता तभी हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो 12t माइनस 18, ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से 0 लिख ली, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t का मान, समय आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये काटो, t बराबर आपके पास आ जाएगा 2 छंग 12, 3 छक 12, 3 छक 18 और 2 3/2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास समय आ गया। अब क्या निकालना, हमको वेग निकालना है। इस समय पर क्या होगा, त्वरण का मान 0 होगा, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसने वही पूछा था कि त्वरण 0 कब होगा, तो त्वरण 3/2 समय पर क्या हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमको निकालना है वेग। इस समय पर हमको क्या निकालना, वेग। आप सबको पता है जब त्वरण 0 हो जाता तो वेग क्या होता, अधिकतम होता, और वेग जहाँ 0 हो जाता वहाँ त्वरण अधिकतम होता, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना, वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये वेग की ही तो इक्वेशन है, ये v = dx अपॉन dt बोलो या v बोलो, दोनों का मतलब एक है। इसकी इक्वेशन है हमारे पास 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12 है। तो इसमें मैं t का मान रख दूंगा तो हमारे पास वेग का मान आ जाएगा कि वेग हमारे पास कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 से, ठीक है, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। समीकरण 2 से क्या हमारे पास v = 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12, इसमें t की वैल्यू रख दो आप। t का मान हमारे पास क्या आया था, 3/2, 6 × 3/2 स्क्वायर है, 2 बार लिख लो या इसका होल स्क्वायर कर लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। माइनस 18t, t की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, प्लस 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करना तो आपको आता है, 2 × 6, 3 × 9, 9 × 27, 27/2 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको काट भी सकते हो, 2 से 2 ये कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना, दोनों में 18 कट जाएगा, लेकिन हमको बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधा गुणा कर लो आप, 18 × 54/2 प्लस 12। अब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, 27 माइनस 54 प्लस यह हो जाएगा 12 दूनी 24/2। यहाँ से v का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ लो, कितना होगा, 7 × 4 = 11, 11 और 1 हासिल 2 51। तो -56 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, -3/2। और वेग किस में काउंट करते हैं हम, मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमको दूरी क्या दे रखी, मीटर में दे रखी, ठीक है। तो ये हमारा वेग आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। देखना एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, ठीक है। हमारे पास एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात के समानुपाती हो। सिद्ध कीजिए कि कण इस बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता दूं, यदि यहाँ पर क्या बोला है कि कण निश्चित बिंदु की ओर कभी नहीं पहुंचेगा, किस कंडीशन में नहीं पहुंचेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि समय हमारे पास, समय का मान यदि निश्चित आता है तो कण तो मूल बिंदु तक पहुंचेगा, इस निश्चित बिंदु तक पहुंच जाएगा। यदि समय ही इन्फिनिटी आ जाए हमारे पास तो क्या होगा, इस कंडीशन में वो कण जो चल रहा है वो क्या है, इस निश्चित बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले करने से। देखो हमारे पास ये सरल रेखा है कोई,
इसको, ये हमारा निश्चित बिंदु ओ हो गया, ये कोई बिंदु मैंने मान लिया ए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा हमारे पास कि निश्चित बिंदु की ओर ऐसे वेग, मतलब कण गति कर रहा है इस निश्चित बिंदु की ओर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी, मैं मान लेता हूँ ये कण यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है बिंदु P से, ये दूरी मैंने मान ली x है, ठीक है। यह समय मैं मान लेता हूँ t है। अब ये क्या कह रहा है वो क्वेश्चन को समझो कि इस बिंदु से कण इस निश्चित बिंदु की ओर गति कर रहा है ऐसे वेग से, कैसे वेग से वो देखो, उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात, दूरी हमारे पास x है, वेग दे रखा है, ठीक है, वेग डिफाइंड दे रखा हमको, ऐसे वेग से गतिशील है कि इस दूरी के किसी भी घात के समानुपाती है। समानुपाती ये होता है हमारे पास, ठीक है, किसी भी घात के समानुपाती, ठीक है। तो x की घात बोल रहा है वो, तो किसी भी घात के समानुपाती का मतलब क्या हुआ, हमको घात जो है वो x की जो भी पावर है वो हमको एग्जैक्ट नहीं दे रखी, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं दे रखी, इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, n मान के सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसको क्या मानूंगा, n, कोई भी घात हो सकती है n, ठीक है। और क्या बोला इसने कि कण क्या है, मूल बिंदु की इस निश्चित बिंदु की ओर गति कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब कण निश्चित बिंदु की ओर गति करता है तब हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, और जब कण निश्चित बिंदु की ओर से दूर जाता है तो क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखो लगातार x में कमी होती जा रही है, ठीक है। ये कण इधर गति कर रहा है, मैंने ये दूरी x मानी है, तो ये कण जैसे जैसे इस O पर आ गया तो x क्या होगा, 0 होगा। तो x की घटने की दिशा में कण आगे बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। और इसने एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन, जो घात होगी, घात कुछ भी मान सकते हो आप, n मान सकते हो, p मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो जो भी घात होगी वो क्या होगी, हमने क्या माना, n माना, तो वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन इसने दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमको निकालना क्या है, समय इन्फिनिटी हमारे पास दोनों कंडीशन में आना चाहिए, ठीक है। समय यदि इन्फिनिटी आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा क्या, कि कण जो यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है वो निश्चित बिंदु तक कभी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं जो इक्वेशन है उसी से आगे बढ़ते हैं। देखो v है हमारे पास, ये समानुपाती को मैं हटाऊंगा तो कोई ना कोई नीतांक आएगा, मैं मान लेता हूँ नीतांक कांस्टेंट मान लेता हूँ k, ठीक है। यह माइनस हमारे पास है k x की पावर n हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब v को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको मैंने बताया है ये वेग है, और जिसको हम लिख सकते हैं dx/dt, दोनों का मतलब वेग ही होता है, ठीक है। तो v की जगह मैं क्या लिखूंगा, dx/dt लिखूंगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और यह हमारे पास माइनस k x की पावर n, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है कि टाइम कितना आता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस dt का अभी गुणा कर देता हूँ इधर dx अपॉन, और इसको इधर लाऊंगा, ये गुणे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, x की पावर n हो गया। ये हो गया हमारे पास माइनस k dt हो गया। हमको क्या निकालना, समय निकालना है। तो जो निकालना वो इस साइड ला सकते हैं अपन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको इस साइड लिखूँ या इस साइड लिखूँ, कोई चेंज भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ, k dt, ये हो जाएगा dx अपॉन x की पावर n, ठीक है। आप ऐसे ही रख के सोल्व करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमको क्या समय निकालना तो आगे रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब क्या करें, हम इसको समाकलन कर लो, समाकलन करने पर यह कांस्टेंट है, इसको इधर ही रहने दो, ठीक है। आप क्या करो, इसको, यह कांस्टेंट है हमारे पास, इसको इधर ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा लो, ठीक है। आप माइनस को भी हटा लो, सब इस साइड ही, क्योंकि हमको टाइम निकालना है इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कैसे हुआ वो, देखो ये माइनस के भी इधर आ गया, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ गुणे में है तो ये क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो वही लिखा मैंने, और माइनस, ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन k x की पावर n, ठीक है। इसका समाकलन कर लो तो ये हो जाएगा dt इजिकल टू, ये हो जाएगा -1 अपॉन के कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर n dx, ठीक है। अब इसका तो t समाकलन हो जाएगा, इसका -1 अपॉन के, इसका समाकलन क्या होगा वो देखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है समाकलन का, x की पावर n का, x की पावर n का समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यह हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन का, बेसिक फॉर्मूला है,
ट्वेल्थ की बुक में यह पहला ही फॉर्मूला है, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है। और समाकलन अवकलन तो बेसिक सी चीज़ें जो आपको अभी BSc सेकेंड ईयर में आगे हो, तो ये सब चीज़ें समाकलन अवकलन तो आपको आना चाहिए तभी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस x की पावर n को मैं ऊपर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा, x की पावर माइनस n हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर समाकलन कर ला, बाद में मिठा दूंगा, ठीक है। तो आप देखो ये समाकलन कैसे होता है, ये मैं ऊपर ले गया, ये हो गया x की पावर -1, इसका समाकलन करना है तो इस फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा x। अब n की जगह क्या है -n है हमारे पास, और +1 फॉर्मूले का हमारे पास अपॉन क्या आ जाएगा -n +1। तो इसका अवकलन क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास x की पावर -n +1 अपॉन -n +1 प्लस कोई भी क्वेश्चन ले लो, C ले लो, P ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें हम, इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं हम। -1 अपॉन के, इसको मैं नीचे लाऊंगा, x की पावर -n +1 को नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, ये तो -n +1 पहले से हमारे पास, x की पावर क्या हो जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी और प्लस में वो माइनस में हो जाएगी। आप सब जानते हो यदि किसी भी घात को ऊपर नीचे करते हैं, यदि ऊपर माइनस में नीचे आ जाएगी तो प्लस, और नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगी तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर -n है हमारे पास में, नीचे प्लस हो जाएगी और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको, +c, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, समय निकालना है। अब कुछ नहीं करना आपको, बिंदु दो कंडीशन बनेगी अब, ठीक है। केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम। केस फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास, n की वैल्यू हम 1 से बड़ी लेके देख लेते हैं, ठीक है। जब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो आप, तो समय क्या होगा ना, 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी ले लो आप, तो क्या समय क्या आना चाहिए, अनंत आना चाहिए, इन्फिनिट आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास t इजिकल टू क्या था हमारे पास, -1 अपॉन के, ये हो जाएगा -n +1 x की पावर n-1, और यह तो कांस्टेंट है हमारे पास। अब देखो, जब कण हम बिंदु O तक पहुंच जाता है, जब कण O पर पहुंच जाता है, खाली में मान रहे, ठीक है, पहुंच जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा, पहुंच जाता है, तब x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, क्योंकि x तो लगातार घट रहा है हमारे पास। जब इस निश्चित बिंदु पर कण आ जाएगा तो इस कंडीशन में x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम सिर्फ मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो समय क्या आएगा वो देखना हमको, -1 अपॉन के, x की जगह क्या रखना हमको, x की जगह रखना है 0, ठीक है। ये हो गया 0, इसकी पावर होगी n-1 +c। अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो, 0 की पावर कुछ भी हो, क्या होने वाला हमारे पास, 0 ही आने वाला है, ठीक है। कुछ भी पावर ले लो आप 0 की, क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 0 होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी हो। इससे हम 0 से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं, हम डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में, तो क्या आता है हमारे पास, इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ से समय क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, बात क्लियर होगी। और समय इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कण इस निश्चित बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा, ओ बिंदु तक कण कभी नहीं पहुंचेगा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये तो पहली कंडीशन बात कर ली, जब n का मान जब 1 से बड़ा कोई भी ले ले इस पर, ठीक है। इसने तो हमको दो कंडीशन दे रखी, एक तो n का मान 1 से बड़े के लिए और 1 से बराबर, 1 के बराबर। तो 1 के बराबर आता नहीं आता, ये भी तो हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो 1 के बराबर लेके हम कंडीशन केस इसको फर्स्ट, ये हमारे पास कौन सा था, केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस सेकेंड की बात कर रहे हैं हम। केस सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे पास, जब n की वैल्यू 1 हो। अब हमको यहाँ पर n की वैल्यू एग्जैक्ट मिल गई, क्या एग्जैक्ट मिल गई, n इजिकल टू 1। अब क्या करेंगे, सीधा इसमें मान रखेंगे हम, यहाँ पर इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसको समीकरण क्या मान लो आप, ए मान लो, ठीक है। इस समीकरण ए में n की जगह क्या रख दोगे आप, 1 रख दोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dx अपॉन dt माइनस के x की पावर 1। 1 का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 का कोई मतलब नहीं, x के x ही आ जाएगा हमारे पास, dx अपॉन dt
माइनस के एक्स। अब यहाँ से क्या करना, हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास -1 के एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, समाकलन कर लो। समाकलन करने पर क्या आएगा हमारे पास, वो देखो, समाकलन करना है, ठीक है। इसका समाकलन टी आ जाएगा हमारे पास, यह -1 के कांस्टेंट है हमारे पास। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। कोई भी कांस्टेंट ले लो, c ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस बिंदु O पर x क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 होगा। हम समय इस बिंदु पर ही तो निकाल रहे हैं। यदि कण इस O पर निश्चित समय आ जाता हमारे पास, कोई भी फिक्स टाइम आ जाएगा, तो ये कण क्या होगा, इस बिंदु तक पहुंच जाएगा, निश्चित बिंदु तक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, O तक, बिंदु O पर क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 हो जाएगी बिंदु O पर, x इजिकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर log x की जगह 0 रख दो, t इजिकल टू -1 के log 0 प्लस c, यह तो कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास। और log 0 क्या होता है, आप सब जानते हो, log 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्फिनिटी, यह तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा हमारे पास, t की वैल्यू फाइनल आ जाएगी इन्फिनिटी। तो आप लास्ट में दोनों में लिख लेना, क्या लिखोगे कि समय का मान क्या आ रहा, अनंत आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए ये कण जो बिंदु P से, बिंदु P नहीं लिखो तो भी चलेगा, ये कण जो गतिशील है निश्चित बिंदु की ओर, वो निश्चित बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा। ये लास्ट में एक लाइन लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर, मैंने लिखा नहीं, ये सेकेंड था, ठीक है। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 की। कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी x tn के समानुपाती है। यदि t समय पर इसका वेग v तथा त्वरण f हो, सिद्ध कीजिए कि v² इजिकल टू nf(x) अपॉन n-1 होगा। यहाँ पर क्या सारा खेल क्या है, क्वेश्चनों को समझने का है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है और हमको क्या करना है, ठीक है। हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की। ये कोई हमारे पास सरल रेखा है, इसको मैंने O नाम दे दिया, जो निश्चित बिंदु बोल सकते हैं या स्थिर बिंदु, ठीक है। ये A हो गया। अब ये बोल रहा है एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कोई कण, ठीक है। गतिमान है, t समय पर इसकी स्थिर बिंदु से दूरी, t समय पर स्थिर बिंदु से दूरी इसने बता, मैं t समय पर कण की स्थिति मान लेता हूँ बिंदु P, ठीक है। कितना समय में, t समय में, t समय में मैंने कण की स्थिति क्या मान ली, बिंदु P मान ली। अब ये क्या कह रहा है, t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु हमारे पास O है, स्थिर बिंदु से दूरी x, ये दूरी मैंने मान ली, x मान ली, ठीक है। दूरी x tn के समानुपाती है, दूरी हमारे पास x है और इसने बोला क्या है, tn के समानुपाती है, tn के समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दूरी जो है किसके समानुपाती, tn के, मतलब t की पावर n के समानुपाती है, ठीक है। करना है v² इजिकल टू nf(x) n-1, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना आपको, सबसे पहले इक्वेशन जो दे रखी है उससे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं बात करता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास, x ये समानुपाती है, तो मैं इसको हटाऊंगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया k, ठीक है। k t की पावर n हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, इसका क्या करो, अवकलन कर लो t के सापेक्ष, ठीक है। dx अपॉन dt, t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। लिखा नहीं मैंने, अवकलन किया यूँ, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर t के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूँ। यहाँ से k तो कांस्टेंट है हमारे पास, और t की पावर n का अवकलन हो जाएगा n t की पावर n-1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमारे पास क्या है, वेग है, ठीक है। अब इसका पुनः अवकलन कर लो। पुनः अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा हमारे पास, d2x अपॉन dt², या इसको मैं बोल सकता हूँ a भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह त्वरण ही है, ठीक है। यहाँ से k कांस्टेंट है हमारे पास, n कांस्टेंट है, t की पावर n का समाकलन n-1 का समाकलन n-1 t की पावर n-1 यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f बोलो या d2x अपॉन dt² बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ से k n-1, यहाँ से t की पावर n-2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करें, हमारे पास क्या दे रखा हमारे पास, वो देखो, ये दे रखा हमारे पास v² nf(x) अपॉन n-1 दे रखा है। हमको क्या, दोनों को इक्वल लेके आना, ठीक है। दोनों इक्वल आ गए तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको तो सेम टू सेम हम रहने देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड
को लेके हल करते हैं और वी स्क्वायर लेके आते हैं, ठीक है। तो कैसा आएगा वो देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन, एफ की वैल्यू कितनी है, ये तो आर एन ही है, एफ की वैल्यू हमारे पास ये है के एन, क्या है हमारे पास के एन एन माइनस वन टी एन माइनस टू, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या है वो देखो, एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, क्या है हमारे पास के टी की पावर एन, के टी की पावर एन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और अपॉन में हमारे पास एन माइनस वन है, ये तो कैंसिल हो गया, एन माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है वो देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एन एन दो बार है, एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, के स्क्वायर। अब क्या बचा हमारे पास, टी एन की पावर माइनस टी की पावर एन माइनस टू, ठीक है। और क्या हमारे पास टी की पावर एन, तो आप सब जानते हो यदि बेस मतलब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। जैसे मान लो 2 इंटू 2, इसकी पावर 3 मान लो, इसकी 2 मान लो, क्या हमारे पास आधार समान है, 2 आधार किसको बोलते हैं, इस 2 को बोलते हैं, यह तो हमारी घात हो गई, ठीक है। आधार समान हो तो क्या होता है, हमारे पास घातें जुड़ जाती है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगी, 3 + 2 आ जाएगा इसका, और फाइनल क्या रिजल्ट क्या आएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट यहीं पर भी अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास क्या आधार समान है, ठीक है। यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये घात है हमारे पास n-2 और इसकी घात है n है, तो दोनों जुड़ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास n-2 + n, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बढ़ते आगे, एन स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n-2 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर के स्क्वायर। आपको यदि समझ में आता हो तो आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक डायरेक्ट सीधा लिख सकते हो, यहाँ से जोड़ के डायरेक्ट, ठीक है। मैं आपको समझ में आ जाए इजीली, इसलिए मैं स्टेप पे ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2 में कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा n-1, ठीक है। अब क्या आप सब जानते हो, क्या जानते हो, यदि 2 की पावर 2 क्यूब और इसकी फिर होल स्क्वायर दे रखा हो, इस कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या आता है, आप सब जानते हो क्या आता है हमारे पास, 2 की पावर, ये घातों का क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है, क्या हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर के स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखो, n-1 और इसका होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास, घातों, ये टी की पावर n-1 इसकी घात ही, तो टी की पावर क्या होगी, n-1, और इस पूरे की पावर फिर क्या हो गई, 2 हो गई। तो इनका गुणा होगा तो वापस क्या आ गया हमारे पास, 2 कोष्टक में n-1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूँ वो देखो, वी स्क्वायर बराबर एन के टी की पावर n-1, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हो यहाँ से, ये स्क्वायर टी की पावर n-1 का भी स्क्वायर, अब सभी का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखो v की वैल्यू देखते हैं हम, क्या हमारे पास, के एन टी की पावर n-1 के एन टी की पावर n-1, यहाँ से मैं क्या लिख, इसको वी स्क्वायर, इसकी जगह v, और ये पूरे का स्क्वायर है इसलिए वी स्क्वायर, दोनों प्रूफ हो गए, LHS यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। फर्स्ट ए से जो भी एग्जाम्पल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ए एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।